दस्तरखान पर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। एक एक करके खान हवेली के सभी नफूस वहां अपनी अपनी मखसूस नशिस्त पर आन बैठे। दुर्रक खानजादा के दाएं जानिब बख्त बैठी खामोशी से नजरें झुकाए हुए थी। उसके चेहरे की लाली भीगे बाल देखते ही बारीना खानम खामोशी से लब भींच गए। दूसरी जानिब दारियान अब्बास खान हर रोज की तरह आज नाश्ते से गायब नहीं था। वो दीजान की सरबराही कुर्सी की दाईं सिम बैठा था। बाएं जानिब बहराम खानजादा की नशिस्त खाली थी। दीजान सब पर एक सर्द निगाह डालते नाजिया खानम को देखने लगी। गुल कहाँ है? वो उनकी लाडली थी। कल से वो उन्हें नजर नहीं आई थी। वो मुख्तलिफ कामों में उलझी उसका पूछना ही भूल गई। नाजिया खानम हल्का सा गड़बड़ाई। वही रोशाबा बेगम के लबों पर तेज मुस्कुराहट फैली। दीजान वो कमरे में आराम कर रहा है। घर के बड़े मर्द मर्दान खाने में जा चुके थे, माँ सिवाय दरक खानजादा और दारियान अब्बास के। ऐसा क्या हो गया हमारा बच्चा को? वो तो सुबह सुबह उठना का आदी है। हम कल से उसे नहीं देख सका। रोशाबा खानम कुछ कहना चाहती थी मगर दरक और दारियान का लिहाज करते उनकी जुबान फिलहाल बंद थी। जो भी था बहराम उनका लाडला था और वो उसकी इज्जत पर आंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो नाजिया खानम गड़बड़ाई। बाख ने नासमझी से उन्हें देखा था जो कुछ घबराई हुई सी दिख रही थी। दीजान एकदम से उठी। बिना कुछ कहे वो लंबे लंबे कदम उठाती गुलबहार खान के कमरे की सिम बढ़ी जहाँ वो 2 दिनों से मुकीम थी। नाजिया खानम के हाथ पांव फूले और वो उनके पीछे घबराई हुई सी गुलबहार के कमरे की सिम बढ़ी। गुलबहारा हमारा चांद। दीजान की आवाज़ में तड़प थी, मोहब्बत थी। वो खानदान भर की पहली बेटी थी जिसे दीजान ने अपनी सगी बेटी दीदारम से बढ़कर चाह। वो थी भी ऐसे ही चाहे जाने के काबिल। बेड के नज़दीक उनके कदम ठिठक कर थमे। वो सफ़ेद बड़े से कंबल में लिपटी हुई थी। क्या हो गया इसको? वो मुतफिकराना अंदाज में पूछती नाजिया खानम को देखने लगी। दीजान तबीयत खराब है, कल से बुखार हो गया इसे। वो पसीने से शराब और घबराहट ज़दा सी कैफियत में बोली। दीजान का बढ़ता हुआ हाथ थम गया। अच्छा आराम करने दो इसको, वो मुतजब्जब से कहती कमरे से बाहर निकल गई। नाजिया खानम की कब की अटकी सांस बहाल हुई। गहरी सांस भरते वो दिल के मकाम पर हाथ रखते गुलबहार खान को देखे गए। फिर लब सख्ती से भींचे वो कमरे का दरवाज़ा बंद किए बाहर निकल आई थी। वो कल रात से अपने कमरे में बंद थी। निकाह के वक्त जेबतन किया गया लिबास अब तक उसके वजूद पर था। तेरी जैसी अपाहिज लड़की को पैदा होते ही मार देना चाहिए था। तू सारी जिंदगी हमारे सीनों पर मुंह तलेगी बेगैरत। सुरमई आंखों की वीरानी में एक धुंधला सा अक्स लहराया था। वो बड़ी हवेली में पैदा हुई एक धुतकारी हुई लड़की थी जिसे उसके माँ बाप ने लंगड़ी कहकर पाँव की जूती बना दिया था। तेरे बाप ने तुझे बेचा है। तू बीवी नहीं बनेगी मेरी, तू मेरी रखेल बनेगी दिलबरा। खबासत से भरपूर नजरें थी और हाथ तरखानी के पहलू में गर्दिश कर रहा था। वो जैसे आग के जलते भांबड़ में जल उठी। पूरा वजूद कोयला कोयला हुआ था। वो उसका लिबास फाड़ने लगा था जब वो पूरी कुव्वत से उसके बाजू पर काटते हिम्मत करते उठी। गुलदान उसके सर पर मारते वो अपनी फर्श पर गिरी चादर उठाते खिड़की से ही भागी थी। और बस उस रात तरखानी की जिंदगी ने वहशतों को अपना घर बना लिया। वो रोती रही, ये सोचती रही कि अगर खुदा ने उसे मुकम्मल बनाकर नामुकम्मल कर दिया तो इसमें उसका क्या कसूर था। इस वक्त उसे मौत से भी वहशत होने लगी थी। वो मर जाती तो उसके वजूद को ना जाने कौन कौन और कैसे कैसे नोचता। डिप्रेशन की आखिरी हद खत्म हो गई थी उस लड़की पर। और फिर कहानी का आखिरी पेज आखिरी हिस्से से पलट खा गया। बिल्कुल एक नया रुख मोड़ा गया था। मोड़ने वाला तो वो था ना जो आसमान पर बैठा, जिसने चूड़ियाँ आसमान से बनाई हैं, जो जिसका चाहे उसी के हिस्से में आएगा वो। और बस तरखानी ज़रक खानज़ादा के हिस्से में आई थी। एक नामुकम्मल लड़की को एक मुकम्मल कामयाब खूबसूरत तरीन शफाफ मर्द से उस खुदा ने मुकम्मल कर दिया था। आंसुओं का झरना टप टप उसकी आंखों से बहता चला गया था। ज़रक खानज़ादा बाज नहीं आया था। वो उसी दिन दोपहर को अपने साथ मौलवी और गवाहान ले आया। सरपरस्त के तौर पर उनके निकाह में बख्तियार खान शामिल हुआ जिसने दरखानी के भाई के तौर पर उसकी सरपरस्ती की। उन 2 मर्दों की वजह से पहली बार दरखानी को अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई। एक ने उसे बहन बनाया तो दूसरे ने इज्जत। वो वाकई में मर्द ज़ात के मुतालिक नावाकिफ़ थी। या आज तक जो मर्द उसकी ज़िंदगी में शामिल हुए वो वाकई मर्द नहीं ना मर्द थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो ठिठक कर करंट खाए मुड़ी। बड़ी तेज़ी से नरमो नाजुक हथेलियों से गालों को रगड़ा। वो लब भींचे अब सामने देख रही थी जहाँ से ढेरों शॉपिंग बैग्स थामे लदा फदा ज़रक खानज़ादा अंदर आता दिखाई दिया। दरखानी का चेहरा गुलाब हुआ। वो घबराई। निकाह के बाद ये उनकी रूबरू पहली मुलाकात थी। वो निकाह के फ़ौरन बाद निकला था और कल के बाद अब लौटा था। गुड मॉर्निंग मिसिस खानज़ादा। वो भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। दरखानी उसके थकन से चूर चेहरे को पड़ चुकी थी
जिसे वो अपनी मुस्कुराहट में छुपा गया। सारी रात ड्यूटी देने के बाद वो 2 घंटे शॉपिंग मॉल में जलील ख्वार हुआ था। उसके साइज़ के मुताबिक हर चीज़ खरीद डाली जो तसव्वुर में उसके वजूद पर भी देख चुका था। वो चंद कदमों के फासले पर रुकी थी। बैग्स बेड पर रखते वो उसे थाम कर अपनी सिमत खींच गया। गुड मॉर्निंग के जवाब में शोर को मॉर्निंग विश करते हैं मिसिस, और वो भी एक किस के साथ। वो कहते झुककर उसकी पेशानी चूम गया। ये पहला पाकीज़ा लम्स था जिसे आंखें बंद करके महसूस करती दरखानी उस सुकून को अपने दिल में उतरता महसूस कर सकती थी। लबों की कपकपाहट बढ़ी, आंखें गुलाब होने लगी। ज़रा खानज़ादा वालेहाना निगाहों से उसके चेहरे के हर रंग को देख रहा था। दिल फरेब से दिलनशी हर रंग उसके चेहरे पर आया। वो पास था, बहुत पास। अगर वो झुकता तो उसके होंठ दरखानी की पेशानी को फिर छू लेते। वो अपनी सोचों से थक हार कर उसे हकीकत में सीने में भींच कर गहरी सांस भरने लगा। उस रोमांटिक हक का दौरानिया बढ़ता जा रहा था। दरखानी की धड़कनें मुंतशिर होती जा रही थी। ज़रा खानज़ादा के कैलून की तेज़ खुशबू उसके हवासों पर बुरी तरह तारी हो रही थी। वो उससे अलग हुआ तो दरखानी घबरा कर सर झुका गए। थोड़ी देर रेस्ट कर लो मिसिस, फिर आज रात तुम्हारी रुखसती है। वो अंगूठे से उसके गालों को सहलाने लगा, शायद चेक कर रहा था कि वो इतने लाल क्यों थे। दरखानी की सुरमई आंखों में हैरत, सवाल और ताज्जुब एक साथ उभरा। ज़रक ने हाथ फैलाया और उसे सीने में भींचा। इस कमरे से ज़रा खानज़ादा के कमरे में, रुखसती तो रुखसती होती है ना मेरी जान। वो दिलकशी से कहकर आंख विंक करता उसे फिर से सुर कर गया। वो सच में इतनी सी बात पर ब्लश करती उसे बुरी तरह ट्रैक कर जाती थी। वो यूरोप जैसे आज़ाद माहौल में रहा था। एक अरसा दराज तक बोल्ड से लेकर मासूम लड़कियों से, हर तरह की लड़कियों से पाला पड़ा था, मगर उनमें शायद ही कोई इतनी मासूम और इतनी खूबसूरत थी। ये ज़रा खानज़ादा की अपनी तहकीक थी। जब दिल किसी का मुरीद हो जाए तो वो अक्सर ऐसे ही तहकीक और हकाइक पेश करता है जिनका असल ज़िंदगी में कोई ख़ास नामो निशान नहीं होता। ज़रा खानज़ादा भी अब दिल की सुन रहा था। वो उसे देख रही थी, फिर पलकें झुकाकर गहरी सांस भरी। तुम बैठ सकती हो, वैसे भी मैं जा रहा हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ काफ़ी सारी, ताकि आज रात को मैं अपनी शादी पर हशाश बशाश दिखूँ। वो कॉलर झाड़ते अकड़ा सा गया। दरखानी की खिलखिलाहट अरूज पर थी, जिसे देखते ज़रा खानज़ादा कई लम्हों तक स्टिल रह गया। वो वाकई वहाँ रुका नहीं था। अगर रुक जाता तो रुखसती का प्रोग्राम उसे लाजमन कैंसिल करना पड़ता, जो वो नहीं करना चाहता था। दरखानी धुंधली नम आंखों से उसकी चौड़ी पुश्त को देख रही थी, मगर इस बार आंखों में नमी खुशी की वजह से थी। खाना खाओ। सुर्ख नज़रों से प्लेट को घूरते उसने सामने बैठी दीदम को देखा, जो कुछ भी नहीं बोल रही थी उस वक्त। सुबह से दोपहर का 1 बज रहा था। वो मुकम्मल खामोश थी। बिना कुछ खाए पिए वो मुसलसल जिद पर थी। दारियान लब सख्ती से भींचे उसे देख रहा था। वो नहीं जानता था आखिर क्या हुआ है। वो उसे अकेला छोड़कर आधे घंटे के लिए हवेली से बाहर गया था। वापस आया तो वो पहले से भी ज़्यादा बदली हुई थी। खौफज़दा नहीं, वो खौफज़दा नहीं, दहशतज़दा थी। दारियान उसके नज़दीक गया तो वो चीखने लगी, बुरी तरह बिलखने लगी। दारियान घबरा कर उससे दूर हुआ। काफ़ी देर तक वो सोफे पर बैठा उससे बातें करने की कोशिश करने लगा, मगर वो हनूज चुप थी। चेहरे से जाहिर होता था वो खासी थकन ज़दा थी या फिर डिप्रेशन में। बेड पर हाथ फेरते वो एकदम से उठा। दरवाज़ा अंदर से लॉक करते वो लाइब्रेरी में घुसा। सिगरेट के गहरे कश भरते वो अब सोचने लगा गहराई से, आखिर क्या हुआ था। अचानक उसके कदम दबीज कालीन पर स्टिल हुए। दिमाग की हसियात 1 सेकंड में बेदार हुई। सिगरेट उंगलियों में दबाते वो तेजी से मेज की तरफ बढ़ा। रूम का कैमरा ऑन था। उसने दीदम की सिक्योरिटी के लिए कैमरे चोरी छुपे कमरे में लगाया था। उसकी मखरूती उंगलियां कीबोर्ड पर गर्दिश कर रही थी। आंखें तेजी से आगे पीछे की हर जुम्बिश पर हिल रही थी। और फिर 10:20 पर उसने वीडियो को जूम करते क्लिक किया। वीडियो उसके सामने थी। वो लबों पर 2 उंगलियां जमाए सामने देख रहा था। 6 मिनट गुजर गए। दीदम उठी थी। छड़ी के सहारे वो नहाने की बजाय मुंह हाथ धोकर वापस लौट आई। बेड पर बैठते वो रोने लगी। दारियान के माथे पर बलों का जाल मजीद गहरा होता चला गया। गुलाबी आंखों को रगड़ते उसने साथ मौजूद दराज पर रखी एक तस्वीर उठाई। कांपते हाथों से उस तस्वीर को थामे वो कुछ ज़ेरे लब पढ़ रही थी। आंखें बंद किए उसने कुछ पढ़कर उस तस्वीर पर फूंका, फिर तस्वीर वापस रख दी। दारियान की सुर्ख आंखों में एक अलग सा रंग उभरा। वो उसकी हिफाजत करता था, इसलिए शायद वो उसकी हिफाजत के लिए कुछ पढ़कर उसकी तस्वीर पर फूंक रही थी। उसे खुशी नहीं हुई। दर्द की तेज़ लहर उसके दिल में उतरती चली गई। वो इतनी खौफज़दा थी, सच में जुल्म की इंतहा थी। जबड़े पूरी कुव्वत से भींचे। वो अब सुर्ख नज़रों से सामने देख रहा था। कुछ भी खास ना दिखने पर थक हार कर लैपटॉप ऑफ करने लगा। लैपटॉप ऑफ करते उसके हाथ एकदम से रुके थे। कमरे का दरवाज़ा खुला।
कोई बाहर से अंदर आया था। उसके मना करने के बावजूद भी उसकी आंखों में सर्दपन की जगह अजीब पथरीले तासुरात उमड़े। वह दुरेद खान था, जिसे देखते ही दीदम का रंग लट्ठे की मानित सफ़ेद पड़ गया और दारियान अब्बास खान का चेहरा इंतहाई सुर्ख। दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचे वो कमाल जब से स्क्रीन को देख रहा था, जहां दुरेद खान अब कमीनगी से मुस्कुराकर दीदम की सिमत बढ़ा था। वो घबराई हुई सी खिसक कर बेड की दूसरी सिमत होती जा रही थी। वो झपटा, दीदम चीखी। उसकी बेबसी पर दुरेद खान के कहकहे कमरे में बुलंद हुए। वो उसे धमका रहा था। ये अलग बात थी कि दारियान अब्बास के डर से वो उसे छूने से बाज रहा, मगर वो उसे अपने रवैये और अपने लफ्ज़ों से खासा डरा गया। वो उसे कह रहा था कि दारियान अब्बास खान उसे छोड़ देगा। जिस दिन वो उसे हासिल हुई वो उसे इस्तेमाल करके छोड़ देगा, फिर वो रोज़ रात उसकी बाहों में गुजारेगी, उसकी बीवी बनकर। इससे ज़्यादा दारियान अब्बास खान की हिम्मत नहीं थी देखने की। लैपटॉप बंद करते वो दोनों हाथों में चेहरा गिराए गहरे सांस भरने लगा। जब दिल दर्द से फटने लगा तो धाड़ से दरवाज़ा खोलता बाहर निकला। दीदम घबरा कर उसे देख रही थी। वो उसकी तरफ सपाट चेहरे से बढ़ रहा था। दीदम गैर महसूस तरीके से चादर अपने गिर्द बराबर कर गए। दारियान की आंखों में मिर्चियाँ सी भरी थी। उसे झुककर बाहों में भरते वो बिना कुछ कहे बाहर निकला। दीदम घबराहट ज़दा सी उसे देख रही थी, जिसने बिना कुछ कहे उसे आहिस्तगी से उठाया और नीचे लाउंज में मौजूद सोफे पर बिठाते एक निगाह दीजान के करीब बैठे जैगम खान पर डाली और फिर जैगम खान के मामाजाद भाई दुरेद खान पर, जो काफ़ी अरसे से इसी हवेली में मुकीम था। और क्यों मुकीम था ये बात वहाँ मौजूद हर नौकर तक अच्छे से जानता था। दीदम दुरेद खान को सामने देखकर खौफ से नीली पड़ती गई। दीजान का चेहरा धुआं धुआं हुआ, जबकि जैगम और दुरेद खान खुद को खासा लापरवाह जाहिर कर रहे थे, जो वो थे नहीं। जैगम खान उसे करीब आता देख रहा था, जिसने करीब आते दुरेद खान को बालों से जकड़ते पूरी कुव्वत से खींचा। हर नफूस का चेहरा मारे खौफ और घबराहट के खुले का खुला रह गया। जैगम झटके से उठा। वहीं दीदम ने सर नफ़ी में हिलाते लबों पर हाथ रखे। दारियान अब्बास खान दुरेद खान को नीचे फर्श पर फेंकते अपना बेल्ट निकाल चुका था। पै दर पै उसने कई बार उसकी पीठ पर किए, ऐसे कि दुरेद खान बिलबिला उठा। अब्बास खान और बाकी सभी भागे भागे मर्दाने से वहां आए तो सामने का मंजर देख सबके चेहरों पर गजब छाया। दारियान अब्बास खान किसी बिपरे हुए शेर की मानित उनसे भिड़ पड़ा था। वो जख्मी शेर की मानित दुरेद खान के बखिए उधेड़ रहा था। उसे गिरेबान से जकड़ते एक साथ न जाने कितने ही घूंसे उसकी नाक पर मारे कि वो लहूलुहान हो गया। दीजान का जवाब देता जा रहा था। उनके सामने दुरेद खान नहीं, उनका अपना वजूद घूम रहा था। वो दुरेद खान की जगह अपने आप को महसूस कर रही थी, तसव्वुर कर रही थी। जल्द दारियान अब्बास खान उनके सामने उनके मद्दे मुकाबिल होने वाला था। किसके लिए? उस धोकड़ी की लड़की के लिए। उनकी आंखों में दीदम के लिए नफरत बढ़ती चली गई। था ही क्या उसके पास सिवाय खूबसूरत शक्ल और बदन के। जहन ने नफरत के जज्बात उभार डाले, जबकि दूसरी तरफ दारियान की आवाज़ें बुलंद थी। मेरी बीवी को हाथ लगाएगा तू, उसे टॉर्चर करेगा तू, उसे गंदी नज़रों से देखेगा तू, मैं तुझे जिंदा जला दूंगा आज। वो भड़क रहा था। बोल बोल कर आवाज़ बैठ रही थी, मगर वो चुप नहीं हो रहा था, किसी के काबू में नहीं आ रहा था। मुश्किल से दरक और जैगम उसे लपेट गए थे। आगे पीछे से उसे घेरने पर वो बाकी सबके सब उसे पीछे करते गए। दुरेद खान खून से लथपथ अधमरी हालत में अपने उधड़े वजूद समेत वहां से भागा था। दीदम! दारियान अब्बास खान की आवाज़ बख्तावर की चीख पर गले में अटकी थी। वो खून उगलती नज़रों समेत मुड़ा। दीद! वो खुद को छुड़ाते पागलों की तरह उसकी सिम बढ़ा, जो सोफे से नीचे बेहोश होकर गिर पड़ी थी। चेहरा सर था, बर्फ की मानित सर। वक्त भीगी आंखों से उसे देख रही थी, जिसे बाहों में उठाए दारियान अब्बास खान अपने कमरे की तरफ भागा था। सुर्खून आलूद नजरें सफ़ेद रविश पर जमाए वो तेज तेज कदम उठाते हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ था। सफ़ेद सूट पर ढेरों शिकने थीं। 2 दिन से उसने लिबास तब्दील नहीं किया था। लाउंज में दाखिल होते उसके भारी कदमों की तेज़ धमक पर मुलाजमीन समेत सभी खवातीन ने मुड़कर उसे देखा। रात के खाने के बाद अब कहवे का दौर चल रहा था। ऐसे में वो बिना किसी को सलाम किए स्पाट चेहरे समेत अपने कमरे में दाखिल हुआ था। ठाक की ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खोलते हुए वो अंदर दाखिल हुआ, मगर खिलाफ़े तवक्को गुलबहार कहीं भी नहीं थी। शफाफ माथे पर एक साथ न जाने कितनी नागवार लकीरों का जाल उभरा था। छम्मी, गुलबहार कहाँ है? वो
उन्हीं कदमों से पलटता बाहर आया। करीबी छिम्मी काम करती हुई दिखाई दी थी, जो हड़बड़ाकर बहराम खानजादा के कहरबार चेहरे को देखते थूक निकलने लगी। आजकल वो यूं ही जलता हुआ आग का गोला बना घूम रहा था। लाला वो अपने कमरे में गुलबहार बीबी वो खौफ से सफ़ेद पड़ते चेहरे समेत जल्दी से बोली थी। बहराम के चेहरे की सुर्खी मजीद बढ़ी थी, जबड़े और भी सख्ती से भिंचे। वो आंखें एक पल को मूंदे गहरे सांस भरने लगा। जाओ और जाकर उसे मेरा पैगाम दो। 2 मिनट में वो मुझे मेरे कमरे में चाहिए, वरना मैं उसके साथ साथ तुम्हारा भी हशर बिगाड़ दूंगा। जी लाला, वो लड़खड़ाते हुए कहते फौरन भागी थी। गुलबहार की वजह से बहरम की बेटी मरी थी। वो उसे जनाजे पर तलाक देने लगा था। ये बात हवेली के मुलाजमीन के साथ साथ पूरे गांव में फैल चुकी थी। वो अब उसे कमरे में बुला रहा था। छिम्मी काफ़ी तशवीश में भागी भागी उसके कमरे में गई थी। गुलखानम वो बिना नॉक किए धड़ाम से हाँफती हुई अंदर दाखिल हुई थी। आईने के सामने खड़ी गुलबहार की ग्रे आंखों में सर्द मोरी और पथरीले तासुरात सिमटे। वो उसे खामोश निगाहों से देखते गर्दन पर दुपट्टा दरुस करते बालों में कंघी करने लगी। वो अभी अभी शावर लेकर निकली थी, बालों को खुश करने की कोशिश नहीं की थी। वो बस ऐसे ही अपने 2 दिनों के उलझे बालों को खींच खींच कर सुलझा रही थी। गुलाबी रंग की खूबसूरत पठानी पोशाक में उसका नोखेज सरापा पहले से ज्यादा जाजिबे नजर लग रहा था। जिस्म पर जगमगाता वो रंग चेहरे पर फैली सोगवारी समेत मजीद हसीन दिख रहा था। वो आपको बहराम लाला अपने कमरे में बुला रहा है। अगर आप 2 मिनट में उनका कमरा में नहीं गया तो वो हमको और आपको दोनों को मार देगा। छन्नों के चेहरे पर फैले तासुरात अब भी खौफजदा थे। गुलबहार उसे बिना कोई जवाब दिए हनूस साकित खड़ी आईने में झलकते अपने भड़कीले अक्स को देखती बालों को कंघी करने लगी, ऐसे जैसे बहराम खानजादा का हुक्म उसके लिए कोई मायने ही ना रखता हो, कोई अहमियत ना रखता हो। छन्नो उसे ऐसे खड़ा देख मजीद घबराई थी। बीबी तुम जाओ यहाँ से चमी। गुलबहार खान उसे बुरी तरह टोकते अपने काम में मसरूफ रही। लंबे सुनहरी बाल सुलझाना मुश्किल था उसके लिए। नाजिया खानम ही उसके बालों को सुलझाती थी, मगर 2 दिनों से वो बिल्कुल बदल गई थी। किसी से बात करना तो दूर, वो देखने की भी रवादार न थी उसे। बालों में कंघी करते उसके अचानक हाथ रुके, जब अचानक धाड़ की जोरदार आवाज़ से दरवाज़ा खुलते बहराम खानजादा तनिया साहब समेत अंदर दाखिल हुआ। गुलबहार उसकी आमद पर कोई भी तासुर दिए बगैर यूं ही अपने काम में मशगूल रही। बहराम खून रंग सुर्ख आंखों से उसे देखते भारी कदम उठाते आगे बढ़ा। उसे बाजू से जकड़ते हुए एक झटके से उसका रुख मोड़ गया। दोनों शानों से जकड़ते हुए उसे बुरी तरह से ड्रेसिंग मिरर के साथ लगा गया। दर्द की तेज़ लहर गुलबहार खान के वजूद में दौड़ी थी। आंखों में सुर्खी की रमक तेज़ होती गई। वो भीगी आंखों समेत उसे खूंखार नज़रों से घूरते उसके हाथ बुरी तरह से झटक गए। उसका रद्द-ए-अमल बहराम खान के तन बदन में आग लगा गया। मैंने पैगाम भेजा था तुम्हें, तुम आई क्यों नहीं कमरे में? वो उसे बालों से जकड़ते उसका चेहरा अपने नज़दीक कर गया। बहराम खानजादा की गर्म झुलसा देने वाली सांसें गुलबहार खान अपने चेहरे पर महसूस करते सख्ती से लब भींच गए। हमारा हाथ छोड़ो तुम खान। वो बुरी तरह से बिफरी उसके चेहरे पर गुर्राई। ग्रे आंखों में नफरत का ठाठे मारता समंदर मौजूदन था। उसका एटीट्यूड बहराम खानजादा को मजीद मुश्तिल कर गया। हाथ छुड़ाना है तुम्हें? वो उसके चेहरे को गुस्से से घूरते एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला था। उसके बाजू को जकड़ते वो उसे अपने साथ घसीटते कमरे से बाहर लाया। रोशाबा खानम और बारीना बेगम की नज़रें बहराम खानजादा के चेहरे पर जमी थी। वो हद दर्जा गुस्से में दिख रहा था। बहराम उसे जकड़े अपने कमरे में दाखिल हुआ था। बेदर्दी से उसे बेड की तरफ धकेलते वो दरवाज़ा अंदर से बंद कर गया। गुलबहार खान की आंखों में आंसुओं का झरना सा उमड़ा, जिन्हें बेदर्दी से पीछे धकेलते वो बमुश्किल सीधी होकर बैठी। बहराम उसे सरता पैर काटदार नज़रों से घूरता आगे बढ़ा तो वो डरकर दोनों हाथों में चेहरा छुपा गया। उसका एक्ट इस कदर अचानक था कि बहराम मजीद बुरी तरह से मुठ्ठियां भींचे अपनी आंखें मजबूती से मींच गया। वो चाहकर भी उस पर हाथ नहीं उठा सकता था, ना ही उसे मजीद किसी किस्म की जिस्मानी तकलीफ पहुंचाने के हक में था। उठो और मेरे लिए खाना लाओ गुलबहार खान, और ख़बरदार जो अब मुझे किसी दूसरे कमरे में तुम नज़र भी आई तो तुम्हारे शोर का कमरा ही तुम्हारा कमरा है, इसलिए अब तुम्हारा जीना मरना मेरे साथ है। बहराम उसे सर्द नज़रों से घूरते दो टोक अंदाज में बोला। उसे छूते ही उसे एहसास हुआ कि वो सख्त बुखार में मुब्तला है। पूरा पूरा जिस्म आग की मानित तप रहा था, मगर फिर भी वो उसे छोड़ने का रवादार नहीं था। गुलबहार ने दोनों हाथ हटाए थे चेहरे से।
उसे एक नज़र देखते चादर ओढ़ते कमरे से बाहर निकलने लगी, जब बहराम खानज़ादा की सर्द आवाज़ पर उसके कदम थमे। इस हुलिये में जाओगी तुम बाहर? पुष्प पर उभरती उसकी आवाज़ में नागवारी साफ थी। वो गुलबहार खान की भीगी पुष्प को संजीदगी से घूरते हुए स्पाट लहजे में बोला। बारीक दुपट्टे में उसका भीगा वजूद बहराम खान को शदीद मुश्तइल कर गया। उसका यूं बाहर जाना उसको सख्त नागवार गुजरा था। जाओ बाल समेट कर बड़ी चादर लेकर बाहर निकलो। वो उसके झुके सर और सुर्ख नाक को देखते हुक्मिया अंदाज में बोला। गुलबहार खान उसके नज़दीक आने पर शदीद खौफ में मुब्तला हुई थी, इसलिए अब उससे बहस करने के बजाय खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी। गुलबहार उसके हुक्म पर अलमारी की सिम बड़ी स्याह बड़ी सी शॉल निकालते वो ड्रेसिंग मिरर की दराज से एक कैचर निकालते भीगे बालों को समेटती अपने पूरे वजूद को उस चादर से ढांपते बाहर निकल गई।